जी हमारे साथ हैं पद्मश्री बालेंदु प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पे। आपका नाम सुनते थे, मुलाकात हुई, लगता था कि आप बड़े उम्र के होंगे। आपने मेडिसिन में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने जब से काम शुरू किया, बड़ी ख्याति है आपको। आयुर्वेद में आप एक्सपर्टाइजेशन है, पेनक्रियास पे आप काम करते हैं, कैंसर पे आप काम करते हैं, इनके साथ में आपने माइग्रेन पे बहुत अच्छा काम किया है। तो ये कहाँ से सीखा आपने? ये कोई कोर्स किया आपने कि जो कहा जाता है कि पुश्तैनी फादर करते थे, आपने जैसा बताया, तो वहाँ से सीखा आपने इसको? 2 in 1, पुश्तैनी भी है और मैं बोलूँगा कि पुश्तैनी ही है, क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुआ वहाँ पर शुरू से ही खरल गोटना, सिलबट्टा कराना, चक्की चलाना, इमाम दस्ता कूटना, दवाई की गोली बनाना, इसी वातावरण में मैं पैदा हुआ हूँ। तो जैसे मछली का बच्चा तैरना सीखता है पैदा होने के साथ ही, इसी तरह मैं पैदा ही वैद्य के तौर पे हुआ। हाँ, डिग्री मैंने जरूर ली और दुर्भाग्य है कि मैं जिस कॉलेज में भी गया, कई सारे आयुर्वेदिक कॉलेज में गया और एमडी करने भी गया, परंतु मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि आयुर्वेदिक कॉलेजों में आयुर्वेद के अलावा सब कुछ होता है। लेकिन जैसा हम लोग देखते हैं, एमबीबीएस करता है डॉक्टर, बनता है बच्चा, होम्योपैथिक में करता है, ख्याति मिली, एलोपैथिक को मिली, होम्योपैथिक, आयुर्वेद आज भी उस जगह पे नहीं पहुंचता जिस हिसाब से आप लोग इलाज करते हैं। क्या कारण है? जी, आयुर्वेद का सबसे दिक्कत की बात यह है कि प्रमाणों का अभाव है। हमारे पास टॉल क्लेम्स है, टॉल एडवर्टीजमेंट्स है और हर चीज़ का इलाज है, पर किसी के पास भी उसका डेटा मौजूद नहीं है कि अगर आपने इलाज किए, कितने मरीज आए, किस बीमारी के ठीक हुए। तो कभी कोई मिर्गी का इलाज करता है विज्ञापनों के द्वारा, हजारों करोड़ पैदा करता है, पर उससे बोलो कि मिर्गी के नाम पर आपने रिसर्च पेपर छापे या कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाया, कहाँ पर फेल हुए, कहाँ पर नहीं हुए, वो चीज़ें नहीं करते हैं। जैसे कैंसर में आपको काम करने पर जिस तरह से पद्मश्री भी मिला, उसके बाद आपने माइग्रेन पे बहुत मेहनत किया, माइग्रेन का आपने इलाज निकाला, पेनक्रियास पे भी बात हो। इस समय इन तीनों बीमारियों में कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके विषय में लोग अवेयर नहीं है और जिसको आज भी लोगों को दवा की और दुआ की दोनों की जरूरत है? जब आप कैंसर की बात करेंगे तो कैंसर एक बहुत बड़ा वर्ड है और 700 तरीके के कैंसर है। तो मैं 700 हाँ जी, तो केवल कैंसर कहने से और कैंसर का इलाज करने से जगहचाही के अलावा कुछ नहीं होगा। तो कैंसर में भी रक्त कैंसर में भी एक प्रकार एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, वो मैंने पकड़ा। और वो ब्लड कैंसर ऐसा होता है कई बार कि डायग्नोस के दौरान ही मरीज मर जाता है, ब्लीडिंग होती है उसमें, तो उसमें सबसे ज़्यादा मोर्बिडिटी होती है और कई बार 2 महीने के अंदर मरीज मर जाता है। तो मैंने इस ब्लड कैंसर को, कई तरह के कैंसर अपनी चिकित्सा में ठीक होते देखे और मेरा शुरू से ये था कि हम इसको दुनिया में कैसे लेके आए। तो बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद, लगभग 14 साल के बाद, भारत सरकार ने मुझे एक पायलट स्टडी दी और उसमें मुझे 15 मरीजों का इलाज करने के लिए कहा गया जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में होने थे और 3 महीने के अंदर मुझे उसका रिजल्ट देना था। तो उसमें 11 मरीजों ने 3 महीने का इलाज पूरा किया और वो 11 के 11 मरीज ठीक हुए और आज तक ठीक हैं। ये दुनिया में अपने तरह का पहला उदाहरण था कि जिसमें बगैर किसी एलोपैथिक दवा के एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक मलेरिया के मरीज ठीक हुए। सरकार ने मुझे उसके लिए पद्मश्री दिया, सरकार की एक एजेंसी ने, और दूसरी एजेंसी NRDC, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसका पेटेंट कराया, और तीसरी एजेंसी थी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्धा, जिसने इसका पैसा दिया, और चौथी एजेंसी थी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, जहां पर ये सारे टेस्ट शुरू आखिरी में हुए। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि नाम बहुत हुआ, पर जो काम शुरू होना था इसका सेकंड फेज की इस दवा को डेवलप होना है, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। इसको क्या कारण माना जाए? इसका माना जाए कि आयुर्वेद पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, आज भी लोग उसी अंग्रेजी दवा के सहारे हैं? जी नहीं, इसको अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर इवन हमारे प्रधानमंत्री भी मेक इन इंडिया की बात करते हैं। इन्वेंटेड इन इंडिया की बात कोई नहीं कर रहा है। इस देश में आविष्कार होता ही नहीं है। आप इस कमरे में बैठे हैं, आप ये कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, सोफे पे बैठे हैं, पर मुझे बताइए तो सही कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ हो। तो हमारे देश में आविष्कार का माहौल नहीं है, और वो समाज में भी है और सरकार में भी है। देखिए, इतना बड़ा रिसर्च सेंटर इतने चल रहे हैं, आप देखिए IIT में पूरा रिसर्च सेंटर होता है, पूरे सारे लैब्स होते हैं, रिसर्च के नाम पे बड़ी बड़ी सैलरी दी जाती है, कैंसर के ऊपर इतना काम हो रहा है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि आविष्कार नहीं हो रहा है, आविष्कार नहीं हो रहा है कि रिसर्च जो किया जा रहा है वो फालतू में केवल
खाना पूर्ति हो रही है। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। सितंबर का महीना आएगा और जो आविष्कार होते हैं उनके ऊपर अवार्ड्स मिलते हैं, जिसका नाम है नोबेल प्राइज। हमारा नाम कौन से नोबेल प्राइज में है? किसी एक ऐसे शख्स का नाम बताइए जो हिंदुस्तान में बैठ के नोबेल प्राइज लेके आया। हिंदुस्तान की सरहद पार करके वो बाहर चला गया, उसको मिल गया, फिर हम कहेंगे वो हमारे पंजाब की गली में पैदा हुआ था, वो हमारा शेर था। वो कहानी हरगोविंद खुराना से शुरू होकर आज तक वैसी की वैसी है। तो इसमें सरकार के सपोर्ट की मानी जाए कमी है? बिल्कुल नहीं, सरकार भी क्या है, हम ही लोग तो सरकार है, हम ही लोग सरकार है। यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, एक बीमारी है पेनकेटाइटिस, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, कोई दुनिया में इलाज नहीं है इसका, और मेरे पास कोई फेलियर नहीं है। तो 2014 में मैंने एक यहाँ पर प्रोग्राम किया और मैंने सरकार थी, समाज की। एलोपैथिक में भी कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी में कोई इलाज, एलोपैथी में को तो मैं इलाज क्यों करूंगा? और इसमें 30% लोग 10 साल में मर जाते हैं, 50% लोग 20 साल में मर जाते हैं, और जो बचते हैं उनको कैंसर या डायबिटीज हो गए। और जिंदगी ऐसी होती है वेजिटेबल के तहत कि 60-60 लाख रुपए खर्च करके भी किसी काम के नहीं होते, और मेरे पास वो सब ठीक होते हैं। और ये दवा क्या है? आयुर्वेद के रसशास्त्र पे आधारित तांबे और पारे से बनी हुई 3 साल में दवा बनती है। और मेरे पास आज 382 मरीज इस बीमारी से दवा ले चुके हैं, और 200 से ज्यादा ठीक होकर अपने घर में बैठे और बाकी लोग इलाज में हैं। तो मैंने एक मिशन नोबेल प्राइज, क्या हमारी सरकार इसको ले सकती है? तो उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, इन्होंने इसका संज्ञान लिया और मैंने जितने पैसे मांगे थे दे दिए। पर यहीं की एक काउंसिल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, 60 लाख रुपया दिया उन्होंने, और मेरे को 47 लाख रुपए देकर सरकार को दे दिया कि 60 लाख रुपए खर्च हो गए। तो सरकार को यूटिलाइजेशन दिया कि 60 लाख खर्च हो गए, मेरे को 47 दिए। और जब वो बात निकली तब उन्होंने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। तो ऐसे माहौल में कौन करेगा रिसर्च? यहाँ पर कैसे होगा आविष्कार? तो कई बार पॉलिटिकल विल होती है तो प्रशासनिक तकनीकी गड़बड़ हो जाती है, कभी तकनीकी होती है तो प्रशासनिक और हो जाती है। तो एक प्रोग्राम के तहत अगर हम लें तो बहुत कुछ हो सकता है। सोशल मीडिया पर हम लोग पढ़ते हैं आपके विषय में, अखबारों में पढ़ते हैं, देश क्या विदेशों से आपकी चीज़ों की या आपके रिसर्च की चर्चा होती है, प्रदेश में क्यों नहीं होती? प्रदेश में क्या ऐसा है कि इस प्रदेश जब से ये राज्य बना है, इस राज्य में काम करने वालों को क्या पूछ नहीं है या ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, काम करने वाले की मैं ऐसा नहीं होता कि प्रदेश में जितनी मेरी पूछ है वो देश से ज़्यादा है, और चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों। अभी मैंने माइग्रेन के ऊपर सेमिनार किया, तो जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो पूरे समय वहाँ बैठे और उन्होंने उसका संज्ञान लेके प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। पूर्ववर्ती जो सरकार थी उन्होंने भी संज्ञान लिया, 3 घंटे बैठे, और अभी भी उन्होंने सब प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री को इसके बारे में लिखा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रदेश में नहीं लेते। और आज 26 जुलाई है, अभी 15 दिन पहले मैं हमारे जो उनियाल जी हैं, सुबोध उनियाल जी, उनको मैंने कहा कि जड़ी बूटी लगाएंगे। तो आज टिहरी में जड़ी बूटी लगनी शुरू हुई है कुटकी से, क्योंकि मुझे पता है कि इस राज्य में हजारों करोड़ रुपए की जड़ी बूटी उगाने की क्षमता है। कहा जाता है ये प्रदेश जड़ी बूटियों का भी प्रदेश कहा जाता है। तो ये कहने के लिए है, पर क्या है, समग्र प्रयास जब करने की बात आती है तो कभी मंत्री की इच्छा नहीं होती, कभी अधिकारी की नहीं होती, कभी टेक्निकल लोगों की नहीं होती, और कभी जनता की नहीं होती। तो आज एक प्रयास किया है और मैंने मंत्री जी को बोला कि 200 किसानों को अगर आप मुझे ये पौधे दिलवाते हैं तो 2 साल बाद मैं आपके हाथों से 1-1 लाख रुपए दिलवाऊंगा 15 नाली के ऊपर। मंत्री जी बड़े प्रसन्न हुए। परंतु जब 200 किसानों के लिए 15-15 नाली में कुटकी लगाने की बात हुई तो हमको 68 लाख पौधे चाहिए थे टोटल लगाने के लिए। 48 पे हम ठंडे हो गए, है ही नहीं पौधा। तो केवल कमरे में बैठ के, टीवी के आगे बैठ के जड़ी बूटी नहीं लगेगी, और जड़ी बूटी लगेगी पहाड़ में लगेगी, और पहाड़ में जड़ी बूटी लग गई तो इस राज्य से पलायन भी खत्म होगा और इतना रोजगार आएगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। जिस जमीन में 250 रुपए नाली होती है, वहां पर मैं आपको 4000 रुपए नाली गारंटी दे सकता हूं हर साल की। ये कितना अच्छा प्रश्न है और कितना अच्छा आपने जवाब भी दिया बिना प्रश्न के। 2 बहुत बड़ी मुद्दे यहाँ पे हैं, पलायन, एक बेरोजगारी, और दोनों का रास्ता आपने केवल अपने एक माध्यम से जोड़ रखा, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग करना नहीं चाहते, इच्छा शक्ति की कमी? देखिए, मैं भारत के राष्ट्रपति जी के साथ 5 साल रहा हूँ, नारायण साहब के साथ जी, और मैंने बहुत करीबी से लोगों को देखा है, और मेरी जिंदगी में मैं सफल आदमियों में काम आया हूँ। 300 से ज्यादा विदेश भी गया हूँ, दुनिया बहुत घूमी है।
तो दुनिया केवल किताबों से, यूनिवर्सिटी से नहीं होती, दुनिया पढ़ने से होती है। तो मैं 3 P की बात करता हूं अपनी जिंदगी में। लोगों ने पूछा कि आप सक्सेसफुल हैं, क्या चीज है आपके सक्सेस के पीछे? ऐसे 3 P। पहला है पेशेंट और पीपल, दूसरा प्रेस, आप लोग, और तीसरे पॉलिटिशियन। बोले आप पहले आदमी हो जो पॉलिटिशियन की तारीफ करते हो। क्यों करते हो पॉलिटिशियन की तारीफ? मैंने कहा एक उन्हीं को तो समझ आती है बात, बाकी को तो आती नहीं। और दिक्कत क्या है कि आप पॉलिटिशियन के पास किस चीज के लिए जा रहे हो? आप अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, कि ट्रांसफर के लिए जा रहे हो, कि दलाली के लिए जा रहे हो? आप किसी जन मुद्दे के लिए जाइए। तो मैं जब उनियाल जी के पास गया, पहली बार गया, बड़ी इज्जत से बात की। मैंने कहा सर ये पेड़ लगाने हैं। तो आज पेड़ लग रहे हैं ना, उनियाल जी वहां पर है ना, मैं वहां मौजूद हूं, पर पेड़ तो लग रहे हैं ना। हमने सिस्टम को किया, पर वहां जो अधिकारी काम करना चाहता था उसके ऊपर 4 लोग बैठे थे, वो करने ही नहीं चाहते। तो सरकार तो थोड़ी सी दबंगई चाहिए सरकार में लोगों को, वो काम कर पाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने सुना भी था और पढ़ते भी हैं, ये प्रदेश लोग ऊर्जा प्रदेश कहते हैं, लोग पर्यटन प्रदेश कहते हैं, जड़ी बूटियों का भी प्रदेश है, लेकिन जड़ी बूटियों के नाम पे कुछ नहीं हुआ। अब ताकत नहीं थी। आखिर में 3-4 साल पहले मेरे दिमाग में कीड़ा तो था ही, मैं फिर पहुंचा और फिर मैंने सरकार से बोला कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सरकार ने चाहा भी, पर कभी इधर कभी उधर, जो वो कर सकते हैं। पर मैं अपने बलबूते पे वहां पहुंचा। मुझे हार्ट अटैक हो चुका है, मुझे पहाड़ पे जाना मना है, पर फिर भी मैं वहां पहुंचा और 7.5 नाली किराए पे ले ली वहां से। किराए भी ले ली, एक चरवाहे को मैंने पसंद भी किया जिसको पसंद थी। अब जब उस 7.5 नाली में पौधे लगाने की बात हुई तो पौधा नहीं है। मैंने फिर सरकारी एजेंसी से बात की, बड़ी मुश्किल से आज उस 7.5 नाली में मैंने पौधा लगाया है और वो नर्सरी भर गई है। पर जिस गांव की आमदनी आज 50-60 लाख रुपए है, और अगर ईश्वर ने मुझे जिंदगी दी तो मैं अगले 12 साल में उस गांव को 10 करोड़ पे पहुंचा दूंगा। ये पूरे प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? पर करेगा कौन साथ में? अकेला वैद्य बालेंदु तो करेगा नहीं। तो सरकार अगर चाहे तो अलग अलग ब्लॉक में, जड़ी बूटी ऐसी नहीं कि जो देहरादून में होगी वो यमुनोत्री में होगी। अच्छा। जिस इलाके में जो जड़ी बूटी कुदरती पैदा हो रही है उसको पहचानो, उसकी कीमत को देखो, उसकी जरूरत को देखो और वहीं पर नर्सरी बना के वहीं लगा दो। बहुत आसान काम है। अगर आज सरकार चाहे तो 7 साल में इसकी तकदीर इतनी बदलेगी, कर्जा भी खत्म हो जाएगा और पैसे ही पैसा आएगा। देखिए बालेंदु जी, हम लोगों ने देखा पूरी सरकार शुरू से ही 19 वर्ष हो गए पर्यटन का ढिढोरा पीटते हैं कि पर्यटन प्रदेश, ऊर्जा का पीटते हैं, ऊर्जा रहती नहीं। इतना इंपॉर्टेंट चीज पे क्यों नहीं ध्यान जा पा रहा है? ऐसा तो नहीं कि अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है अभी इस विषय में, इस प्रदेश को जो मुख्य रूप है उस पर ध्यान नहीं जा रहा लोगों का? असल में हमारी जो मानसिकता है, अभी मैं जब गंगी गया तो सारा पैसा मैंने अपनी जेब से लगाया है, सरकार से मुझे कोई अनुदान नहीं मिला, ना राजकीय ना केंद्रीय। पर मैं समझता हूँ कि एज ए वैद्य, जैसे मछली का पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है, एक वैद्य का जड़ी बूटी के बगैर संभव नहीं है। तो एक प्रयास किया कि वहाँ पर पैदा हो जाए, और वो जो जड़ी बूटी वहाँ पर पैदा होती है मेरे लिए 2 किलो भी बहुत है। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए पैदा कर रहा हूँ, परंतु मुझे पता है कि अगर मैंने एक गाँव को रईस किया तो जो लोग समाज का तबका है जिसको इस समाज से मिल रहा है, राज्य से मिल रहा है, देश से मिल रहा है, भौगोलिक से मिल रहा है। मैं उत्तराखंड का तो नहीं, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, पर उत्तराखंड से मुझे एक मेरा जीवन वैद्य का पन है, मेरा कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। तो मैं अगर एक गांव को रईस करता हूँ, वातावरण में फिर से वो देता हूँ, कुदरत को देता हूँ जो वहाँ पर होती थी, और वहाँ पर रोजगार पैदा करता हूँ, तो दूसरे लोग आएंगे ना सामने। पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ के प्रधान कहते हैं अरे करोड़ों रुपया खा गया ये आदमी। मेरे ऊपर इल्जाम है वहाँ के प्रधान का कि मैं करोड़ों रुपया खा गया। आपको दिया किसने? किसी ने नहीं दिया नहीं, अरे पता नहीं सरकार से पैसा। और वहाँ के जो निवर्तमान एमएलए थे आर्य साहब, वो तो मेरी जान को आ गया कि मैं यहाँ पर नर्सरी क्यों खोल रहा हूँ, कि मैं इलेक्शन लड़ने तो नहीं आ रहा हूँ। तो आजकल समाज में कुछ अजीब से हो गया है कि जब आप कहीं जाते हो ना, वो लोग सोचते हैं कि इसका पता नहीं क्या उद्देश्य होगा, कोई काम ही नहीं कर रहा है। मेरे को बोला आप आओगे तो आपकी लाश फेंक देंगे, मैं फेंक दो, मैं फिर पहुंच गया। तो जड़ी बूटी लगाने से वहां पर उनका लाभ होगा तो कहते नहीं वैद्य जी को फायदा होगा, कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा वहां गांव वाले कह रहे हमें कितने पैसे मिलेंगे? वो चाहते हैं कि जड़ी बूटी 3 साल में पैदा होगी, तो ठीक है 3 साल तुम्हारे खाने की व्यवस्था मैं करूंगा, पर जब जड़ी बूटी आएगी ये पैसा मेरे को वापस कर देना।
तो हर एक को लगता है कि जो हमारी सरकारों ने कर दिया ना कि इसका ऋण माफ कर दो, इसको कर्जा दे दो, ये भी एक बहुत बड़ी चीज हुई है। हमने उद्यमिता को बढ़ावा नहीं दिया। मतलब ये माना जाए कि जो ये मदद होती है ये कहीं न कहीं किसान को कमजोर करती है, सबको कमजोर करती है। मेरे को कहना नहीं चाहिए कि मैं 25 साल का था, मेरे पिताजी गुजर गए, तो मैं एक जुझारू बन गया, लड़ा मैं, मेरी जेब में 100 रुपए, तो मैं 110 के बारे में बात ही नहीं करूंगा। तो जब हमारे अंदर जुझारूपना खत्म हो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार एक तरफ किसानों का ऋण माफ करती है, दूसरी तरफ उनकी फसल की कीमत क्यों नहीं बढ़ाती। सही बात है। आप फसल की कीमत बढ़ा दो ना, 16 रुपए पे गेहूं पैदा होता ही नहीं है, तो कर्जा तो होगा ही होगा। अब मैं अगर अपनी दवा बनाऊं और आप कीमत लगा दें कि साहब आप इतने की बेचेंगे, तब कैसे होगा। तो मैं अपनी दवा बनाता हूँ, थोड़ा सा मुनाफा लेता हूँ तो चलूंगा। सही बात है। आत्महत्या तो मैं भी कर लूंगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्राइम न्यूज। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध वैद्य बालेंदु जी, जिनसे हम बात कर रहे थे कि दवा के लिए क्या चीजें होती हैं, किस तरह से लोगों की मदद की जा सकती है और कितनी ये मदद कर रहे हैं। वैद्य का नाम आता है तो दिमाग में ये बनता है कि कुर्ता पहने होंगे, पैजामा पहने होंगे और एक जड़ी बूटियों का पूरा लेखा जोखा होगा। आपको देख के लगता है नहीं, टचुट कहना नहीं चाहिए, उम्र से भी आप नहीं लगते, जो कि आपकी उम्र है। जीन्स पहने हैं, जूता पहने हैं, टी शर्ट पहने हैं, और आपको ये जो मुस्कुराहट है, इसका क्या राज है जी? असल में जब आयुर्वेद मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बीएससी ऑनर्स किया, फिर आयुर्वेद पढ़ी, तो थोड़ी जब किताबें पढ़ी तो उसमें छदमचर वैद्य का नाम। अच्छा। छदमचर माने कि उसका वेश तो है, परंतु वो नहीं है। तो जैसे वैद्य का है कि तिलक लगाया हुआ है, साफा पहना हुआ है, कुर्ता पजामा पहना हुआ है, तो ऐसे वैद्य भरे हुए हैं। कोई बाबा के आडंबर में, भगवा कपड़े में साधु बना हुआ है, तो लोग सोचते हैं उसके पैर हैं, उसके कारनामे कुछ और है, रोजाना हम देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैंने प्रण किया कि मैं एक आधुनिक काल का बीएससी तक मैंने पैंट कमीज पहनी है, और केवल दूसरे को प्रभावित करने के लिए मैं ड्रेस नहीं बदलूंगा, वेशभूषा वैसे नहीं रखूंगा। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप तखत पे बैठते हो, खरल गोटते हो, पर ऐसा क्यों नहीं करते। मैंने कहा मैं सांप हूं, मुंह में 2 जीभ है पर मौन रखता हूं। सांप भी ऐसे ही है ना, सांप के अंदर 2 जीभ है पर बोलता तो 1 जीभ का भी नहीं है। तो मैं अपने कर्मों से वैद्य के तौर पे जाना जाता हूँ, और मुस्कुराहट होती है आपकी ईमानदारी की और आपके आत्मविश्वास की, और वो तब आएगा जब आप काम करके दोगे। तो मैंने आयुर्वेद में क्या किया कि आयुर्वेद में मैंने केवल एक चीज पैदा किया, प्रमाण। एक पिक्चर आई थी विद्या बालन, उसमें बोलती है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मैं बोलता हूँ एविडेंस एविडेंस एविडेंस। आप अपने काम में एविडेंस पैदा करिए। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने 1 लाख मरीजों का इलाज किया है। आज 382 मरीज क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस जैसी बीमारी के मेरे पास आए हैं, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में, और मारक बीमारी है, और ये जवान बच्चों को होती है। किताबों में लिखा है कि शराब पीने वालों को होती है, पर मेरे पास जो मरीज आए हैं 80% से ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, कभी मांस नहीं खाया, कभी तंबाकू नहीं खाया। किताबों में यह भी लिखा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ये बीमारी साउथ इंडिया में होती है, परंतु मेरे पास जो 382 पेशेंट का आंकड़ा है उसमें सबसे ज्यादा मरीज उत्तराखंड के हैं, और उत्तराखंड में भी कुमाऊं बेल्ट के, और सबको ये बीमारी ठीक हो रही है। तो क्यों ठीक हो रही है, क्या चीज है ऐसी? तो हमारी जमीन में खनिज तत्वों की कमी होती जा रही है, और खासकर जहां पर चावल पैदा होता है खनिज तत्वों की कमी हो रही है। तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जमीनों की पासबुक बननी चाहिए। अरे बोलते तो रहोगे, अभी कहते हैं कि साहब वो फलाना का स्पीच का संकलन हो रहा है। तो मैं निवर्तमान राष्ट्रपति जी थे नारायणन साहब, उनसे मेरी दोस्ती भी थी और साथ भी रहता था। तो मैं कहता साहब 1 हफ्ते में आप 1 स्पीच लिखते हैं, और स्पीच दे के आते ताली खूब बजती है, बाद में क्या होता है बोले वैद्य जी मेरा काम नहीं है। तो स्पीच देने के बाद आप कहेंगे कि जमीन में खनिज तत्व खत्म हो रहे हैं। तो ये बीमारी आज दुनिया में करीब 2.5 लाख लोगों को है, 11,000 करोड़ रुपए की इसकी दवा बिकती है, जिससे इलाज नहीं होता, और ये बढ़ती जा रही है। हम कब चेतेंगे? जैसे जड़ी बूटी के बारे में 17 साल से जड़ी बूटी राज्य, पर अगर आपको 15 नाली में अपने यहाँ खेती करनी है, मान लीजिए किसी भी गांव में, आपको पौधे नहीं मिलेंगे, जबकि सब कुछ है। तो इतना बड़ा सरकारी तंत्र है, ये किस लिए है? केवल तनख्वाह लेने के लिए।
आपने 3 पी की बात की, पॉलिटिक्स पे क्या कहना है आपका? पॉलिटिक्स आज की पॉलिटिक्स नहीं, आज ही की है। मैं आज कहूँ, मैं बहुत पुराना नहीं हूँ। तो नहीं, आज की पॉलिटिक्स में आप क्या चाहते हैं देखने की बात है। देखो, अगर मैं सोचूं कि मेरी पॉलिटिकल एम्बिशन है और मैं नेताओं के पास जाऊं, तो जैसे बिजनेस राइवलरी होती है, वैद और वैद की होती है, तो मैं अगर नेताजी के पास जा रहा हूं और मैं खुद नेता नहीं बनना चाहता, तो मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत होगी। आप जनहित के मुद्दे लेके उनके पास जाइए तो 100 में से 90 लोग आराम करेंगे। हर पेशे में ठग लोग बैठे हैं, आयुर्वेद कोई कम थोड़ी है। कोई छोटे को लंबा कर रहा है, कोई मोटे को पतला कर रहा है, कोई काले को गोरा कर रहा है, सब कुछ हो रहा है ये काम, रोजाना भरा पड़ा है। तो हम किसी को बोलें, और नेता कौन है? नेता भी तो हमें से बनता है। एक बहुत बड़े नेताजी थे, अर्जुन सिंह जी, नाम सुना होगा आपने, और मैं उनकी पत्नी का इलाज किया। बहुत ही शालीन थे, और हम तो वैद्य हैं भाई, खरल घोटने वाले। हमें इज्जत से बात करोगे तो हमें मजा आएगा, जैसे अकबर के दरबार में रहते। तो मेरा सभी लोगों से, केरल में जाता हूं तो मैं कम्युनिस्ट कहलाता हूं, राजस्थान में जाता हूं तो बीजेपी का कहलाता हूं, कभी समाजवादी का, कभी कांग्रेस का। तो इतने तमगे मेरे ऊपर लगते हैं कि मैं पूछो मत। तो मैं अर्जुन सिंह जी से प्रभावित हुआ। उनकी राजनीति क्या थी मुझे उससे कुछ नहीं लेने देना, पर उनका जो व्यक्तित्व था, मैं जब भी जाऊंगा तो वो या उनकी पत्नी, उनका बेटा रिसीव करने होता था। जबकि उस समय वो नंबर 2 मिनिस्टर थे HRD। जब मैं छोड़ने आता था तो कोई ना कोई होता था, कोई भी छोड़ सकता था, मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। फिर धीरे धीरे उनके अंदर शालीनता देखी, और बड़ी, उत्तराखंड की बात करता हूँ मैं, बड़े मजे की बात है वो। तो अर्जुन सिंह जी ने जब सत्ता पक्ष को छोड़ दिया, एक नई पार्टी बनाई, और मैं क्यों कायल हुआ उनका, तो सोच रहे हैं कैसे करें, अब काम तो करते नहीं है। तो मेरे को बोले, भाई जी हम लोग 2 अक्टूबर को वहां पर आ रहे हैं, रामपुर में। रामपुर, ये 89 की, 95 की बात है, 95 की जुलाई में उन्होंने छोड़ी है सत्ता पक्ष और नई पार्टी बनाई। तो रामपुर में हम आ रहे हैं और धरना देने आ रहे हैं। मैंने कहा, आप धरना देने तो आ रहे हैं, पर क्या आप उत्तराखंड राज्य का समर्थन करते हैं? अर्जुन सिंह को तो काटो तो खून नहीं। बोले, भाई जी आपकी क्या राय है? उनको सवाल था। मैंने कहा, देखिए मैं यूपी से यहाँ से आया हूँ, और 89 में मैं आया था तो छोटा था, ये था। अचानक अखबार में पढ़ता हूँ कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है कि पहाड़ को अलग कर दो। हो गया, कोई डिमांड नहीं थी कि यहाँ से डिमांड हो। फिर दूसरी विधानसभा ने पारित कर दिया। तो उसके बाद जब आपने किसी को कह दिया घर से निकल जाओ, तो कहते हैं हमें अलग कर दो। तो वहां पर एक डिमांड पैदा हुई, और पहाड़ इस समय जल रहा है, कहीं जा नहीं सकते, मैं जड़ी बूटी लेने जा नहीं सकता हूं, और रोजगार खत्म हो गया है। दूसरी बात, मैंने एक चीज और देखी है कि गर्मी और जाड़े में सबसे ज्यादा विकास के नाम पर यहाँ पे दौरे होते हैं मंत्रियों के, अधिकारियों के। वो किसी के साथ 150 लोग, किसी के 100 लोग, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि 2 असेंबली ने किया तो पार्लियामेंट में जाना चाहिए। और तीसरी बात है कि अगर 2 ने कहा है और ऐसी चीजें बंद होंगी तो बेहतर होगा। तो बोले, बैद जी तिवारी जी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जी वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? ये मेरा बेबाक जवाब था। ठीक, तो अर्जुन सिंह जी चुप हो गए। 5 दिन बाद उनका फोन आया कि वैद जी हमने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आई वाज सो हैप्पी, इसमें मेरा कोई हित नहीं था। तो मैंने कहा, सर आप एक काम करेंगे? 2-4 पत्रकार लोगों से दोस्ती थी। मैंने कहा, सर मेरे 6 साल पूरे हो रहे हैं 15 अक्टूबर 1995 को, मैं एक छोटा सा गेट टुगेदर करूंगा, क्या आप यहाँ कर अपनी पार्टी की तरफ से इसको कर सकते हैं? तो 15 अक्टूबर को अर्जुन सिंह जी यहाँ पर आए, देहरादून आए, मेरे यहाँ आए, और 3 बजे करीबन में प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उस समय उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी का क्या रोल है इसमें, क्या रुख है? उन्होंने कहा, सिद्धांत है, हम इसके पक्षधर हैं। उसके 2 दिन बाद अडवाणी जी बोले, और आप देखेंगे कि 1995 के बाद हुआ। यही कारण है कि पूरे देश में जब तिवारी कांग्रेस को 4 सीट मिली तो उत्तराखंड से 2 मिली। लेकिन वैद्य जी, एक चीज, जिन उद्देश्यों के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ, आप तो उस आंदोलन में भी भागीदारी रही आपकी, जैसा आप बता रहे हैं, और हम लोगों ने पढ़ा भी है। क्या वह उद्देश्य पूरे होते नजर आ रहे हैं आज? देखो, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आशावादी हूँ।
आज आपका राज्य बन गया, आपको लग रहा है नहीं, आशावादी हूँ फ्यूचर के लिए ना, लेकिन पास्ट में भी मत जाइए। पास्ट में जो निर्णय हुआ, आज जिस समय आप हैं, आपके सामने लग रहा है पहाड़ आज भी देखिए खाली हो रहा है, केवल माँ बाप बचे हैं, बच्चे कोई नहीं है, रोजगार कोई है नहीं, सब भाग रहे हैं, पहाड़ छोड़ के पलायन इतनी तेज हो रहा है। तो क्या किस लिए बना था ये राज्य? नहीं, राज्य जिस मकसद से बना वो हम ठीक है कि हम पूर्ण रूप में नहीं पाए, पर वो होगा जरूर, क्योंकि चेतना जग रही है, लोगों में डिमांड हो रही है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर जब मेरठ से आया था 89 से पहले, और उसके बाद धीरे धीरे अगर आप पहाड़ पे जाते हैं तो चीज़ें दिखने, लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? रोजगार पैदा नहीं है ना, तो रोजगार पैदा करना ही पड़ेगा। अब जगह जगह टूरिज्म के तौर पे भी काम हो रही है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अगर मैं पहाड़ में ऊपर तक जाता हूँ तो सब जगह सड़कों का जाल बिछाया। चलिए, आप वैद्य हैं और बड़े मशहूर, कम से कम कैंसर के विषय में आपने इलाज का निदान बहुतों का किया। कैंसर से बचने के कुछ 5 साधन बताइए कि जिससे आज की महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, उनका बचाव हो सके। देखिए, कैंसर क्या चीज़ है? कैंसर एक आतंकवाद है शरीर में। हमारी बॉडी में अपने आप ही बॉडी सेल्स बनाती है। एक दुश्मन होता है, एक आतंकवाद होता है। तो हम ही में से कोई आतंकवादी बनता है। क्यों बनता है वो? पान सिंह तोमर क्यों बनता है? डाकू क्यों बनता है? क्योंकि उसके दिमाग में गुस्सा होता है। इसी तरह शरीर में जब एसिड पैदा होता है, और आजकल एसिड क्या हो रहा है? सुबह सुबह चाय पीना, अनटाइमली खाना खाना, तो हमारा पूरा का पूरा जीवन शैली एसिड प्रधान हो गया है। दूसरा, खनिज तत्वों का अभाव। पहले हम चश्मे का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, अब वो आरओ का पानी। तो खनिज तत्व हमको मिल नहीं रहे। तो शरीर में अम्लता का होना, खनिज तत्वों की कमी होना और आलस्य से जीवन व्यतीत करना, इससे हमारे दोष कुपित होकर बॉडी में कैंसर बनने चले जा रहा है। तो कैंसर इससे ठीक नहीं हुआ कि स्क्रीनिंग करा लो। अरे बनी क्यों? तो कैंसर एक बढ़ती हुई बीमारी है, और कोई समस्या अगर बड़ी है तो उसका कारण बहुत छोटा है, और अगर समस्या छोटी है तो कारण बहुत बड़ा है। तो कैंसर किसको ठीक होना है? अभी तो ये बात पूछो ना, किससे पूछो कि सेहत चाहिए? सबको तो हल्दीराम का खाना चाहिए, दोबारा गर्म किया हुआ खाना चाहिए। अब पहाड़ का जो परंपरागत खाना है, लोग पहाड़ में चौलाई नहीं खाते, जहाँ पर जो चीज़ पैदा होती खाना ही बंद कर दिया लोगों ने। तो 12 महीने हम गेहूँ क्यों खाते हैं? 12 महीने आलू क्यों खाते हैं? जहाँ पर जो चीज़ हो रही है वो हम सब चीज़ छोड़ चुके हैं। ये थे हमारे साथ वैद्य वालेंदु जी, जिन्हें कैंसर पे काम करने के लिए बहुत बड़ी देश ने इनको माना और इन्हें पद्मश्री का सम्मान भी दिया गया। जिस तरह से इन्होंने बताया कि कैंसर से बचने के लिए जो एसिडिटी है, जो सुबह हम खाते नहीं, समय से खाना नहीं खाते, सुबह जो हम चाय पी लेते हैं, कुछ न कुछ साथ में लेते रहें, एसिडिटी की अगर दिक्कत नहीं होगी तो कैंसर से बचाव हो सकेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो सेवा उत्तराखंड में रह करके पूरे देश विदेश में दे रहे हैं, उसका ज्ञान हम भी लेंगे और इन रोगों से बचेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।